बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की बात करने लगे हैं। इससे पहले बुक का जो पेज नंबर 15 था उसमें हमने लिमिट ऑफ ए फंक्शन की डेफिनेशन को हमने समझने की कोशिश की। और आज फिर जो है अगर आपके पास बुक मौजूद है तो बुक का पेज नंबर 16 पे आप लोग आ जाइएगा। आप देखिएगा कि आज हम उसके कंसेप्ट ऑफ ए लिमिट ऑफ ए फंक्शन की बात करने लगे हैं। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट दे रखा है, बाय फाइंडिंग द एरिया ऑफ सर्कमस्क्राइबिंग रेगुलर पॉलीगॉन। इसमें एक तो वर्ड्स आ रहा है सर्कमस्क्राइबिंग। इसका मतलब ऊपर जो डेफिनेशन ये लिखती है कि सर्कमस्क्राइब का मतलब क्या है कि डिस्क्राइबिंग अ रिलेशनशिप इन विच वन फिगर इनक्लोजेस अनदर, यानी एक फिगर का दूसरी क्लोजिंग फिगर के साथ आपस में रिलेट करना, उसको डिस्कस करना, इसको हम सर्कमस्क्राइब की बात कहते हैं। और इसमें अगला लफ्ज़ आ रहा है रेगुलर पॉलीगॉन। तो सबसे पहले पॉलीगॉन की बात भी समझिएगा। पॉलीगॉन ऐसी क्लोज फिगर होती है जो तीन या तीन से ज़्यादा वर्टिसेस को मिलाने से जो बनती है। तीन या तीन से ज़्यादा वर्टिसेस जो यानी पॉइंट्स को आपस में मिलाएं तो जो भी हमारे पास फिगर हासिल होती है क्लोज फिगर, उसको हम पॉलीगॉन कहते हैं। और रेगुलर पॉलीगॉन जो हमारे पास अगर सर्कल है, अगर आपके पास इन कोई शेप जिसको हम समझते हैं कि हमें शेप का नाम हमें जिसको आपको आता है उसको रेगुलर का नाम देते हैं। और जो शेप हमारे पास जिसको कोई समझ ना आए ये कौन सी शेप है, उसको हम इरेगुलर। तो इस वक्त जो है सर्कल की बात हो रही है, तो इसलिए रेगुलर पॉलीगॉन की बात हम करने लगे हैं। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब क्या है कि आपके पास रिलेशनशिप इन विच वन फिगर इनक्लोजेस अनदर, उसको डिस्क्राइब करना कहते हैं। और पॉलीगॉन की बात आपको समझ आ गई होगी। तो सबसे पहले ये पेज जो है समझा जाए तो अच्छी बात है। आपको ज़रा गौर कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। कंसीडर अ सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस। हमने एक ऐसा सर्कल लिया है जिसका रेडियस 1 है, यूनिट रेडियस हम ले रहे हैं। विच सर्कमस्क्राइब अ स्क्वायर। इसके अंदर हमने एक आपके पास स्क्वायर बना दिया है। ये मैंने पॉइंट्स लिख दिए हैं ए सर्कल पर, ABCD हमने कोई 4 पॉइंट्स लिए और इनको आपस में मिला दिया और इससे हमारे पास क्या बन गई है, 4 साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन ये मज़ीद बन गई हमारे पास। तो अब हम इसके एरिया की बात करने लगे हैं। चूँकि रेडियस हमने 1 लेट किया हुआ है तो आपके पास गौर से देखिएगा, इन आपके पास ये जो स्क्वायर है इसमें A से B को मिलाने से, C को D से मिलाने से, ये जो डायमीटर हैं, ये जो लाइन सेगमेंट हैं, ये दोनों एक दूसरे पे क्या हैं, डायगोनल जो हैं एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं। यानी AB और CD एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, यानी एंगल 90 डिग्री बनेगा। कहाँ? O पॉइंट पे आपके पास COB, यहाँ पे भी एंगल 90 बनेगा। BOD यहाँ पे भी एंगल 90 बनेगा और आगे भी 90 के एंगल बनेंगे। तो अब आप फिर समझिएगा कि C से O ये एक रेडियस है जो कि 1 है, और B से O या O से B ये रेडियस 1 है। अगर हमने इसके सामने वाली साइड देखें जिसका नाम C से B है या B से C है, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज कहलाएगी। क्यों हाइपोटेन्यूज कहलाएगी? चूँकि 90 डिग्री के सामने ये हम साइड हमारे पास आ रही है BC। तो आपके पास हाइपोटेन्यूज कैसे मालूम क्या करते हैं? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर राइट एंगल ट्राइंगल अगर हमारे पास मौजूद हो, चूँकि हमारे पास COB एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, तो हम लिख सकते हैं कि CB का स्क्वायर इज इक्वल टू CO का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। तो CO चूँकि 1 है और OB भी 1 है, अगर हम 1 का स्क्वायर लेते हैं तो 1 आता है, 1 का स्क्वायर लेते हैं तो 1 आता है। तो इसका हमने 1 + 1 कर दिया, 2 कर दिया। और CB हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है, अब हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो CB की लेंथ हमारे पास स्क्वायर रूट 2 आ जाती है। इसको ज़रा समझें, तसल्ली से समझें कि हमने C से B की जो लेंथ है स्क्वायर की, वो हमने स्क्वायर रूट 2 कैसे मालूम की है, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ।
अब अगर आपको समझ आ गई है तो सी बी की लेंथ भी वही होगी, बी डी की लेंथ भी वही होगी, तमाम साइडों की लेंथ चुके वही होगी। और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया कैसे मालूम किया करते हैं कि लेंथ इंटू विड्थ हुआ करती है कि सी बी इंटू आपके पास बी डी। तो स्क्वायर रूट टू को स्क्वायर रूट टू से लेंथ और विड्थ को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो उसका एरिया हमारे पास 2 आ जाएगा। इसलिए लिखा हुआ है आपके पास पेज नंबर 16 है बुक का, वहाँ पर मैं बात हो रही है बाय फाइंडिंग द एरिया ऑफ सर्कमस्क्राइबिंग रेगुलर पॉलीगॉन। तो आगे तीसरी लाइन पे हूँ मैं, द साइड ऑफ स्क्वायर इज, चूँकि स्क्वायर रूट 2 है तो इसका एरिया 2 कैसे आया आपको समझा दिया, लेंथ इंटू विड्थ हमारे पास करने से इसका एरिया 2 आ जाता है। अब इट इज़ क्लियर दैट द सर्कमस्क्राइब्ड फोर साइड पॉलीगॉन इज लेस देन द एरिया ऑफ सर्कम सर्कल। तो इसका जो एरिया है और सर्कल का एरिया है इन दोनों में फ़र्क है। इस स्क्वायर का एरिया और सर्कल का एरिया अगर देखा जाए तो स्क्वायर का एरिया सिमिलर बनता है सर्कल के एरिया से। यानी अगर हमने कारपेट बिछाना हो या घास लगाना हो स्क्वायर में और पूरे सर्कल में, तो ए बी सी डी जो हमारे पास पोर्शन है, जो रीजन है, इसमें घास भी कम लेगा, या अगर हम कारपेट की एग्जांपल लेते हैं तो उसमें कम इसमें इस्तेमाल होगा। तो इसलिए ए बी सी डी का जो एरिया स्क्वायर का जो एरिया बन रहा है वो लेस देन है किसके एरिया से, पूरे सर्कल के एरिया से। तो इसलिए लिखा जा रहा है कि आपके पास इट इज़ क्लियर दैट द एरिया ऑफ सर्कमस्क्राइब्ड फोर साइड पॉलीगॉन इज लेस देन द एरिया ऑफ सर्कम सर्कल। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम सी ओ बी, ये जो हमारे पास हम आपके सामने एक सेक्टर है, एक सर्कल का सेक्टर है, इसका हमने बाइसेक्ट करवा देते हैं। यानी हम अगली डायग्राम में देखें ओ से डी हमने सीधी लाइन हमने इसको एंगल को 90 डिग्री को बाइसेक्ट करवा दिया। तो अगर बाइसेक्ट जब कराएंगे तो एंगल 45 आ जाएगा। 45 आया तो अब आपके पास ये जो सेक्टर आया हमारे पास, इस सेक्टर का क्या नाम है, पहले सेक्टर का नाम था ओ सी बी, अब इसका सेक्टर का नाम बन गया है ओ डी बी। ओ डी बी तो ओ पॉइंट पर एंगल हमारे पास हम देख रहे हैं डी ओ बी में एंगल 45 है। और फिर देखिएगा ओ से डी ये भी 1 है, ओ से बी ये भी 1 है। तो अगर हम एरिया का फार्मूला लगाएं, दो साइडें दे रखी हों, अगर दरमियानी एंगल दे रखा हो, हमने 12 चैप्टर फर्स्ट टर्म में पढ़ा था, इस पेज के आखिर में ये सॉल्व करके दिया हुआ है कि एरिया हम जानते हैं कि 1/2 ए बी साइन गामा के बराबर, ए की वैल्यू भी फर्ज किया 1 है, बी की इसका नाम हमने अपनी तरफ से ए रख दिया, बी रख दिया, दोनों साइडों का आपके पास जो लेंथ है वो 1 है और एंगल 45 है। तो 45 को हम लिख सकते हैं 1/√2 और √2 को अगर हमने ख़त्म करना √2 को तो हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं ऊपर भी नीचे भी, और नीचे आपको पता है √2 और √2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा। तो चूँकि हमारे पास ये जो सेक्टर्स हैं ओ डी बी, अगर हम इसके टोटल देखेंगे तो ये 8 सेक्टर बनते हैं। तो हमने 8 से मल्टीप्लाई करने से इसका एरिया बन जाएगा 2√2 बन जाएगा। इन्होंने यहाँ बुक में डायरेक्ट दे रखा था, जबकि नीचे इसको सोल्व करके आपको समझा दिया गया है। तो आप देखिएगा, बाइसेक्टिंग द आर्क बिटवीन द वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर वी गेट ए सर्कमस्क्राइब्ड 8 साइडेड पॉलीगॉन एज शोन इन फिगर नंबर 2 में, और इसका एरिया 2√2 आ जाता है। स्क्वायर यूनिट, एरिया का यूनिट हमेशा स्क्वायर में लिया जाता है, विच इज़ क्लोजर द एरिया ऑफ सर्कम सर्कल। ये एग्जैक्ट सर्कम सर्कल के एरिया के बराबर नहीं आता, जबकि वो क्लोज टू कह सकते हैं। अब हम इसको मज़ीद हम डिवाइड कर देते हैं, जैसे हमने ओ सी बी को इसको बाइसेक्ट करवाया तो एक हिस्सा ओ डी बी बन गया। अब हम इसको ओ डी बी को मज़ीद हम बाइसेक्ट करवाते हैं, तो इस तरीके से हमारे पास 16 साइड हमारे पास 16 हमारे पास सेक्टर बन जाएंगे। तो जब उसका एरिया मालूम करेंगे तो आपके पास एरिया 3.061 आ जाएगा। तो हमें ये समझाया जा रहा है कि आपके पास विच इज़ क्लोजर टू द एरिया ऑफ सर्कम सर्कल, ये फिर एरिया जो है उसके एग्जैक्ट सर्कल के एरिया के बराबर नहीं आता। आप देख सकते हैं फिगर को, आप यानी इसको शेड करके देख सकते हैं कि अगर आपके पास जो हमने लाइन सेगमेंट जो हमने सेक्टर बनाया है, इसके पोर्शन को अगर हम शेड करें और बाकी एरिया सर्कल का एरिया आपको बड़ा नज़र आएगा। तो इस तरीके से हमारे पास ऐसा करने से
हमें समझाया जा रहा है कि आपके पास इसके एरिया 3.061 आता है, जो कि सर्कम सर्कल के एरिया के निहायत करीब हो जाएगा। अब इट फॉलोज दैट अगर हम इसको बढ़ाते हैं, इट फॉलोज दैट द एन नंबर ऑफ साइड ऑफ सर्कम सर्कुलर पॉलीगॉन इंक्रीजेज द एरिया पॉलीगॉन इंक्रीजेज, तो हमारे पास ऐसा इसकी तादाद इसको मज़ीद बाइसेट करते हैं तो एरिया की वैल्यू जो है वो बढ़ती चली जाएगी, और वो बढ़ते बढ़ते वो 3.142 के इक्वल आ जाती है, जो कि आपको पता है कि ये अगर हम पाई आर स्क्वायर एरिया और सर्कल का फार्मूला पाई आर स्क्वायर होता है, पाई की वैल्यू 22/7 है और आर की वैल्यू चूँकि 1 है, इसको हल करते हैं तो 3.142 आता है। लेकिन हम जो एरिया मालूम कर रहे हैं वो इसके बराबर नहीं आएगा बल्कि करीब करीब आएगा। तो इसलिए हमने लिमिट की बातें समझने की कोशिश कर रहे हैं। वी एक्सप्रेस दिस सिचुएशन बाय सीइंग दैट लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द एरिया ऑफ सर्कम सर्कुलर पॉलीगॉन इज द एरिया ऑफ द सर्कल एज n अप्रोचेज इन्फिनिटी। अगर हम n की वैल्यू को बढ़ाते जाते हैं, पहले हमने 4 साइडें ली हैं, फिर 8 साइडें ली हैं, फिर हमने 16 साइडें ली हैं, बढ़ाते चले जाते हैं तो फिर जाके ये एरिया हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सर्कमस्क्राइब पॉलीगॉन अप्रोचेस टू द एरिया ऑफ सर्कल आ जाता है जब हम n की वैल्यू को इन्फिनिटी तक लेके जाते हैं। और हम एरिया जानते हैं सर्कल का, ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 हो वो 3.142 के बराबर, जो कि ये एरिया इसके बराबर होता है। लेकिन जब हम लिमिट की बात करते हैं कि आपके पास n की वैल्यू को बढ़ाने से इसका एरिया अप्रोक्सीमेटली उसके बराबर आ जाता है, तो इसी को कहते हैं आपके पास लिमिट ऑफ ए फंक्शन का नाम। ये हमने एरिया सर्कल की इसकी हमने एग्जांपल को समझा पढ़ा। अब हम न्यूमेरिकल की अगर हम बात करते हैं, ये तो हमने डायग्राम की बातें समझी हैं। न्यूमेरिकल की बात करते हैं, कोई फंक्शन हम ले लेते हैं s की पावर 3 और हम s यहाँ पर 1 भी पुट करा सकते हैं, 2 भी, -1 भी, -2 भी। लेकिन हमें जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अगर हम देखते हैं कि अगर हम 2 के करीब करीब हम वैल्यू पुट कराते हैं तो फिर इसका आंसर क्या आएगा। तो पेज नंबर 17 पे आप आइएगा, बुक का पेज नंबर 17 है, उसमें आप देख सकते हैं टेबल हमें बना के दिया हुआ है। अगर हम s की वैल्यू 1 पुट कराते हैं उसमें फंक्शन में तो 1 आता है, 1.5 पुट कराते हैं तो उसका आंसर 1.5 पुट कराते हैं तो उससे आंसर हमारे पास नीचे लिखा हुआ है हमारे पास इसके क्यूब लेने से 3.375 आता है, और 1.8 हम x की वैल्यू लेते हैं तो उसका आंसर 5.832 आता है। इस तरीके से अगर हम 2 से पहले 1.999 लेते हैं तो उसका आंसर 7.9988 आता है, और 2 के बाद लेते हैं तो वैल्यू हमारे पास वो 2 के बाद वैल्यू फंस किया 2.0001 लेते हैं तो उससे आंसर हमारे पास 8.0012 आता है। तो कहना ये चाहता है, ऊपर एक दफ़ा फिर पढ़ने लगा हूँ, द टेबल ऑफ वैल्यू ऑफ f(x) फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ x अप्रोचेस टू 2 फ्राम लेफ़्ट टू राइट। 2 के लेफ़्ट साइड पे भी देखें और राइट साइड पे भी देखें, दोनों सूरतों में उसका आंसर जो है वो 8 के करीब आता है। यानी या तो आप 7.9988 लिख दें या उसका आंसर 8.0012 लिख दें। तो नीचे उसने लिखा हुआ है कि फंक्शन की वैल्यू 8 के करीब आती है जब x जो है 2 के करीब जाता है। बात समझ आ गई होगी। फंक्शन की वैल्यू 8 के करीब आती है जो ही हम जो है x को 2 के करीब लेके जाते हैं। तो इसलिए इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फंक्शन x की क्यूब, उसका आंसर 8 हम इसको लिखा करेंगे। तो नीचे लिखा हुआ है जी। अब हम अगली बात करते हैं लिमिट ऑफ ए फंक्शन। अब लेट a function f(x) be defined in an open interval near the number। हमारे पास ये ज़रूरी होता है कि फंक्शन जिसमें हमने लिमिट मालूम करना चाहते हैं वो आपके पास दिए गए इंटरवल में डिफाइंड भी हो। आगे इसकी एग्जांपल आएंगी तो मज़ीद आपको समझा दिया जाएगा। हमारे पास मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फर्ज किया 1/x-1 है और लिमिट ले रहे हैं हमारे पास ये हम ले रहे हैं लिमिट हमारे पास 0 से लेकर 2 तक ले रहे हैं।
तो ये फंक्शन जो है इस इंटरवल में एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसलिए हम जो है 1 पर इसकी लिमिट को मालूम नहीं कर सकते। बात आप समझें, इंटरवल दे रखा है 0 से 2, यानी इसमें जो नंबर पाए जाते हैं 0 भी है, 0 से आगे वैल्यू भी है, 1 भी है, 2 भी है। चूँकि अगर हम 1 पुट करवाएंगे तो डिनोमिनेटर में बटे में 0 आ जाएगा, ये फंक्शन हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा। तो जिस फंक्शन का हमने लिमिट मालूम करनी है दिए गए पॉइंट पर, उसके लिए ज़रूरी है कि दिए गए पॉइंट पर उसका आपके पास क्या डिफाइंड होना भी ज़रूरी होता है। लेकिन यहाँ पे हम जो है बात करने लगे हैं आपके पास लिमिट ऑफ ए फंक्शन, उसके लिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे। तो उसके लिए दिए गए पॉइंट एग्जैक्ट अगर हम पुट कराते हैं 1, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हमने चूँकि एक होता है लिमिट मालूम करना 1 से पीछे 1 से आगे, एक होती है एग्जैक्ट 1 पे। ये फंक्शन एग्जैक्ट 1 पे डिफाइंड नहीं है, अलबत्ता 1 से पहले और 1 के बाद में ये फंक्शन डिफाइंड हो सकता है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है लेट ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स बी डिफाइंड इन एन ओपन इंटरवल नियर द नंबर ए नीड नॉट एट ए, यानी कि एग्जैक्ट ए पे हमने बात नहीं करनी। इफ़ एक्स अप्रोचेज ए फ्राम बोथ लेफ्ट राइट, अगर हम बात करना चाह रहे हैं ए से लेफ्ट साइड पे या ए से राइट साइड पे, यानी ऊपर वाली एग्जांपल देखिए 1 से पहले क्या हो सकता है, 1 से पहले वो 0.999 हो सकता है, 1 के बाद क्या हो सकता है 1.00001 हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर इफ़ एक्स अप्रोचेज ए फ्राम बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ ए, एफ ऑफ एक्स अप्रोचेज स्पेसिफिक नंबर, जो भी उसका आंसर आता है, जैसे हमने ऊपर एग्जांपल दी है उसका आंसर 8 आया था, तो उसको हम कैपिटल एल से उसके आंसर को हम लिखा करते हैं। तो आपके पास बात समझ आ गई होगी। कैपिटल एल इज़ कॉल्ड द लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये फंक्शन की ये लिमिट कहलाएगी। कहाँ पर, जब एक्स हमारे पास ए के करीब होगा। और उसको हम कैसे लिखेंगे मैथमेटिकली, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल। इसको पढ़ेंगे कैसे, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स टेंस टू ए, यानी जो ही एक्स जो है ए के करीब जाता है, चाहे वो बाएं साइड पे देखें चाहे वो राइट साइड पे देखें, उसका आंसर हमारे पास एल कैपिटल उसको हम लिख देते हैं। नीचे हमारे पास थ्योरम है, हमें बताया जा रहा है कि आपके पास लिमिट ऑफ सम ऑफ 2 फंक्शन, 2 फंक्शन हो या 2 से ज़्यादा फंक्शन हो, तो हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास 2 फंक्शन है, उसमें हमने लिमिट मालूम करनी है। हम ऐसा करेंगे, लिमिट हम एफ ऑफ एक्स पे अलग अप्लाई करेंगे और जी एफ एक्स पे हम लिमिट अलग अप्लाई करेंगे। तो अगर एफ ऑफ एक्स पर लिमिट एल आती है और जी एफ एक्स पर लिमिट अगर एम आती है, तो उसके हम आंसर में एल प्लस एम लिख देते हैं। तो जैसे एग्जांपल नीचे दे रखी है कि लिमिट एक्स टेंस टू 1 एक्स प्लस 5, एक्स पे हम लिमिट अलग करेंगे, 5 पे अलग अप्लाई करेंगे। जो ही हम एक्स पे लेंगे तो उसका आंसर 1 आएगा। तो 1 प्लस 5 करने से, चूँकि 5 कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट का कांस्टेंट ही रहेगा, इसलिए उसका आंसर 6 आ जाता है। अब हम पेज नंबर 18 पे हैं। पहले हमने सम की बात की है, अगर हम डिफरेंस की बात करते हैं तो वही बात है कि हम डिफरेंस के लिए हम ऐसा करते हैं, एफ ऑफ एक्स पे अलग अप्लाई करते हैं, जी एफ एक्स पे हम अगर अलग अप्लाई करते हैं। नीचे एग्जांपल भी दे रखी है, एक्स पे हमने अलग अप्लाई किया, 5 पे अलग अप्लाई किया। और इस तरीके से हमारे पास थ्योरम नंबर 3 है, कोई स्केलर है, हमने कोई मल्टीप्लाई हो रहा है फंक्शन स्केलर टाइम है, तो पहले स्केलर को बाहर लिख देते हैं और फंक्शन पे हमने अप्लाई कर देते हैं। तो फंक्शन की लिमिट हमारे पास चूँकि एल है, इसलिए एल हमारे पास स्केलर टाइम यानी के टाइम आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 3x दे रखा है, 3 हमारे पास x हमारे पास 3 टाइम है, इसलिए हमने 3 को पहले लिख दिया और लिमिट हमने x पे मालूम कर ली जो कि 2 पे मालूम करनी थी। 2 पुट कराने से हमारे पास 6 आ जाता है। इसी तरीके से थ्योरम हमारे पास प्रोडक्ट में दे रखा है,
तो प्रोडक्ट के लिए भी है कि हमने फंक्शन एफ एक्स पे हम अलग अप्लाई कर देंगे और जी एक्स पे हम अलग अप्लाई कर देंगे, फिर इनका प्रोडक्ट ले लेते हैं। और इस तरीके से एग्जांपल भी नीचे दे रखी है। तो अब हमारे पास हमें अगर क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी हैं, यानी एफ एफ एक्स ऊपर है और जी एफ एक्स डिनोमिनेटर में है, तो हम डियर स्टूडेंट हम फंक्शन पे अलग अप्लाई कर देंगे, जो कि एल को हमने लेट किया हुआ है, इसका फंक्शन, इसकी लिमिट हमारे पास, और जी एफ एक्स की लिमिट जो कि एम हमने फर्ज की हुई है, इसलिए इसका आंसर एल ओवर एम आ जाता है। हमें याद रखना पड़ेगा कि जी एक्स हमारे पास नीचे ज़ीरो नहीं आनी चाहिए, एम की वैल्यू बटे में नहीं आनी चाहिए, इसलिए साथ ही कंडीशन लिखी हुई है। तो हमें साथ ही एग्जांपल दे रखी है कि ऊपर हम अलग लिमिट अप्लाई करेंगे, नीचे हम अलग लिमिट अप्लाई करेंगे। थ्योरम नंबर 6 में दे रखा है, अगर फंक्शन पावर में दे रखा है तो पावर पहले हम लिमिट अप्लाई करेंगे, पावर बाद में अप्लाई करेंगे। तो लिमिट हम अप्लाई करने से फंक्शन पर उसका आंसर एल आता है और बाद में पावर अप्लाई करेंगे। नीचे एग्जांपल दे रखी है, पहले हम 2x - 3 पर लिमिट अप्लाई करेंगे और फिर जो भी आंसर आएगा उस पर पावर फिर हम अलग लेंगे। तो हमें नीचे एग्जांपल दे रखी है, कोई पॉलिनोमियल फंक्शन दे रखा है और हमें कहा गया कि आप मालूम करके दें कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन सी पॉइंट पर और एग्जैक्ट सी पर, एग्जैक्ट सी का मतलब ये है कि सी की वैल्यू हमने डायरेक्ट पुट करानी है, और लिमिट का मतलब है कि सी के लेफ़्ट साइड पे करीब करीब और सी के दाएं साइड के करीब करीब वैल्यू जो है वो हमने बतानी होती है, प्रूव करके देनी है, दो ये आपस में इक्वल है। तो अब हम इसकी लिमिट मालूम करते हैं, जो चाहे आप इसको लेफ्ट हैंड लिमिट कह दें, चाहे उसको आप राइट हैंड लिमिट कह दें। तो अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट मालूम करते हैं तो आपके पास जहाँ एक्स लिखा हुआ है अगले पेज पे देखिएगा, वहाँ हम सी पुट करा देते हैं, और अगर हम डायरेक्ट सी पुट कराते हैं तो आंसर चूँकि हमारे पास वही आता है। तो पेज नंबर 19 पे मैं बात कर रहा था। अब हम इसके बाद जो हम बात करने लगे हैं लिमिट ऑफ इम्पॉर्टेंट फंक्शंस। हमें नीचे लिखा हुआ है कि आप जो है प्रूव करके दें कि लिमिट x टेंड्स टू a x रेज़ टू पावर n माइनस a की पावर n ओवर x माइनस a, वो आंसर आता है n a की रेज़ टू पावर n माइनस 1। ये एक डायरेक्ट हमारे पास फार्मूला बनता है, आप इसे प्रूव करके दें। तो इसको ऐसे सवालों को ऊपर हमें लिखा हुआ है, बताया गया है कि जब कभी वैल्यू डायरेक्ट पुट कराएं डिनोमिनेटर में, अगर उसका आंसर ज़ीरो आ जाए तो हम कोशिश करते हैं कि ऊपर और नीचे वाली वैल्यू को फैक्टर बनाकर और फिर कैंसिल करते हैं, फिर लिमिट अप्लाई किया करते हैं। दोबारा फिर समझिएगा, अगर हमने डायरेक्ट लिमिट पुट कराते हैं वैल्यू, और याद रखें अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ जाए तो हमारी कोशिश होगी कि ऊपर वाली वैल्यू को और उसको हमने फैक्टराइज करें या नीचे वाली को भी करें, और दोनों अगर कॉमन फैक्टर हैं ऊपर और भी नीचे भी, तो पहले कैंसिल करके फिर लिमिट अप्लाई करेंगे। तो इसमें हमने प्रूफ करके देना है, ये इम्पॉर्टेंट प्रूफ है, आपको याद रखना है कि एस की एन माइनस ए की एन ओवर एक्स माइनस ए, जब हम ए पॉइंट पर लिमिट मालूम करते हैं तो उसका आंसर एन ए एन माइनस 1 आता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम डायरेक्ट पुट कराते हैं तो आपके सामने एस की वैल्यू को ए पुट कराने से बटे में भी ज़ीरो और ऊपर भी ज़ीरो आता है। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले हम एक्स की एन माइनस ए की एन की फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन करने के लिए ये आपको याद रखना होगा, ज़रूरी है। अगर आप समझते हैं कि ये हमें एक्स की एन माइनस ए की एन, इसके दो फैक्टर बने हुए हैं, एक्स माइनस ए इंटू एक्स रेज़ टू पावर एन माइनस 1 प्लस ए एक्स नेगेटिव 2 एंड सो ऑन प्लस ए रेज़ टू पावर एन माइनस 1, यानी इन दोनों फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं तो एक्स की एन माइनस ए एन आता है, या एक्स माइनस ए एक फैक्टर को जब डिवाइड करवाते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर तो राइट हैंड साइड का दूसरा फैक्टर आ जाता है। तो अब हम समझ गए हैं कि हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर हम लिख सकते हैं। अब हम ऐसा करते हैं कि इन दोनों साइडों पे हम x माइनस से डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्लियर होगी, लिमिट अप्लाई कर देते हैं, और राइट हैंड साइड पर याद होगा अभी बताया है कि फैक्टर आपस में कैंसिल करेंगे, जो बाकी बचा उसमें a की वैल्यू पुट कराते हैं, और ये वैल्यू हमारे पास क्या है, एन टाइम है।
क्या है, ये n टाइम है, यानी इससे पहले s की वैल्यू जब हमने a पुट कराई तो ऊपर की जो दूसरी टर्म है a की पावर 1, a की पावर n-2, इन दोनों को पावर को जब हम ऐड करेंगे तो a की पावर n-1, तमाम टर्म हमारे पास a की पावर n-1 की फॉर्म में आ रही हैं। तो ये कितना टाइम है, ये n टाइम है। अगर ये 2 टाइम होती तो 2 इंटू लिख देते, अगर ये 3 टाइम होती तो 3 इंटू लिख देते। चूँकि ये n टाइम है तो इसलिए हमने इसको n टाइम लिखा। अब हमने इसको मॉडिफिकेशन की है। अगर हमारे पास ऊपर लिखा हुआ है अगर s की पावर p माइनस सी की पावर p दे रखी हो ओवर x माइनस सी हो और लिमिट हमने x टेंड टू c दे रखी हो, तो आपने याद रखना है कि पावर शुरू में इनटू कांस्टेंट जिस पे लिमिट मालूम करनी थी और पावर में एक कम कर देते हैं। इसका आंसर हमारे पास डायरेक्ट आ जाता है। नीचे एग्जांपल आपको दे रखी है, मिसाल के तौर पर s की पावर 6 माइनस 64 ओवर x माइनस 2। अगर गौर से देखें हमने 64 को 2 की पावर 6 लिख दिया है। जैसे अभी हमने डायरेक्ट बताया है कि आप जो है पावर शुरू में लिख लेंगे, पावर जैसे ऊपर p शुरू में आया, पावर शुरू में 6 हमने पावर हमारे पास शुरू में आ गई। और अब हमने कांस्टेंट लिमिट जो हमने मालूम करनी थी जिस पॉइंट पर, उसको हमने 7 लिख दिया, ऊपर c लिखा हुआ, इधर 2 है और पावर में कम करके हमने लिख दिया। इसको हमने हल कर लेंगे। 2 की पावर 5 जो कि 32 होता है, 32 को 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये हमारे पास आंसर डायरेक्ट आ जाता है। तो अब आपने समझना है कि s की 6 और साथ ही कांस्टेंट की पावर, ये पावर सेम होना ज़रूरी है और नीचे जो है उसकी पावर 1 1 होना ज़रूरी है आपके पास। तो इस तरीके से हम इसका आंसर हम डायरेक्ट बता सकते हैं। तो अब हम जो है अगली इसकी बात करते हैं। अगर पावर चाहे पॉजिटिव में है चाहे नेगेटिव में है, यही रूल लगेगा पॉजिटिव के लिए भी नेगेटिव के लिए। सपोज़ अगर हमारे पास पावर जो है n की बजाय वो -1 है, -m है, तो अगले पेज पे देखिएगा उसका आंसर जो है पावर शुरू में इनटू आपके पास जिस पर लिमिट मालूम करनी थी, यानी माइनस, अगले पेज पे देखेंगे -m a की पावर जो भी जिस पे लिमिट मालूम करनी होती है और एक हम पावर कम कर देते हैं, -m-1। दूसरे लफ्ज़ों में -m की जगह पे हम n पुट करा देते हैं, तो वही बात आ जाती है। तो अब आप दोबारा फिर पेज नंबर 19 पे आइएगा, गौर कीजिएगा। साथ ही सॉल्व करके दिखाया गया है कि हम अगर s की पावर -m लिखा हुआ है सॉरी, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 ओवर s की पावर m, और अगर हमारे पास -a की पावर -m लिखा हुआ है तो इसको भी लिख सकते हैं 1 ओवर a की पावर m। तो इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने से x की m a की m आ गया और a की m हमने एलसीएम यानी आपके पास am माइनस xm आ गया और यहाँ से ऊपर वाली रकमों से माइनस कॉमन ले लेते हैं। जो ही माइनस कॉमन लिया ब्रैकेट में s की m माइनस am आ गया। और अब हम अगले पेज पे अगर इसको गौर से देखें तो अब हमारे पास क्या करेंगे, अब हम इसका लिमिट अप्लाई कर देते हैं, दोनों साइडों पर लिमिट अप्लाई कर देते हैं। तो फिर हमारे पास जो पिछला फार्मूला याद होगा कि अगर हमारे पास लिमिट x टेंस टू a हो और x की m हो माइनस a की m हो ओवर x माइनस a हो, तो आपको याद होगा पावर शुरू में आ जाएगी और कांस्टेंट आ जाएगा जिस पर लिमिट मालूम करनी है और पावर में कम कर देंगे और -1 ओवर s की m की बजाय हमने s की जगह पे a पुट करवा दिया और फिर इसको हमने सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे थोड़ा सा इसको समझेंगे। -1 ओवर a की पावर 2m आ गया और इंटू m a m माइनस 1 आ गया। पावर जो है नीचे है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे, ऊपर जाकर m आपके पास क्या बन जाएगा -m और a की पावर m माइनस 1 माइनस 2m। ऊपर पावर को सॉल्व करने से इस तरीके से हमारे पास -m a की पावर -m माइनस 1 आ जाएगा। और अब हम इसको रिप्लेस करते हैं, -m की बजाय n ले लेते हैं, तो आपके सामने एक बात क्लियर होगी कि ये फार्मूला चाहे वो पावर पॉजिटिव में हो चाहे वो नेगेटिव में हो, ये फार्मूला हम डायरेक्ट लगा सकते हैं। एक आखिरी एग्जांपल बात करने लगे हैं। हमारे पास अगर लिमिट हमें दे रखी हो x टेंड टू 0 दे रखी हो, प्रूव करके देना है। ये कैसे 1/2 स्क्वायर रूट 2a आता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। फिर वही बात, अगर हम 0 डायरेक्ट पुट कराते हैं
डियर स्टूडेंट बेटा, तो हमारे पास डिनोमिनेटर में चूँकि ज़ीरो आ जाएगा, इसलिए ये एक्सप्रेशन ये लिमिट अनडिफाइंड हो जाएगी। अब इसको हम कोशिश करते हैं, किसी तरीके से सिंप्लीफाई करते हैं, फैक्टर बनाते हैं, तो इसको रेशनलाइज करते हैं। कैसे कि ऊपर हम एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई करते हैं, और इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। याद है कि ऊपर फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म क्या होता है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, यानी एक्स प्लस ए माइनस ए आ जाएगा, और ओवर हमने वैसे लिख दिया। तो आपके पास स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो जस्ट हमारे पास एक्स प्लस ए माइनस ए आ गया ऊपर, ए और ए कैंसिल हो जाते हैं, प्लस ए और माइनस ए कैंसिल हो जाते हैं, जस्ट एक्स रह जाएगा, और ऊपर भी एक्स है और नीचे भी एक्स है, इसे कैंसिल कर देते हैं। अब हम इसमें लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। अब हमने लिमिट अप्लाई की, जहाँ हमारे पास क्या एक्स लिखा हुआ था, वहाँ जो है हम ज़ीरो इसमें पुट करवा सकते हैं। जो ही हम ज़ीरो पुट करवाएंगे तो नीचे में 1/√1 ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए रह गया, और नीचे रख में 2 टाइम होगी, और इस तरीके से हमारे पास ये मुकम्मल हो गया। इंशाल्लाह कल हम एक्सरसाइज की बात स्टार्ट करेंगे। प्लीज़ आप इसे समझने की कोशिश करें, और कोई बात पूछने की आप हिम्मत करें, आप मुझे कह सकते हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।